तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है और यह लेक्चर नंबर 27 है और हम इंटीग्रल कैलकुलस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे और आज का टॉपिक इंटीग्रल साइन के तहत डिफरेंशिएशन होगा। तो हम विशेष रूप से लेबनिज़ रूल के बारे में बात करेंगे। यह वह रूल है जहां हम इंटीग्रल साइन के तहत डिफरेंशिएशन लागू कर सकते हैं और हम इस लेबनिज़ रूल के डेरिवेशन और कुछ सवालों के हल को भी देखेंगे। तो इस रूल को परिभाषित करने से पहले, इस रूल पर चर्चा करने से पहले हमें मीन वैल्यू थ्योरम को याद करने की आवश्यकता है। हमने पहले ही पिछले लेक्चर में डिफरेंशियल कैलकुलस पर चर्चा की थी। यह लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो कहती है कि यह अनुपात यहाँ एफ बी माइनस एफ ए है और भागफल माइनस से ए है एफ प्राइम्स जाई के इक्वल है, जहां जाई ए और बी के बीच कहीं है। और यहाँ पर हमने यह आजम्पशन किया है कि एफ क्लोज इंटरवल ए बी के लिए कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल है। तो इस मीन वैल्यू थ्योरम के साथ हम कुछ और भी शामिल कर सकते हैं जो आधारित होगा इस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पर। इसलिए हमें मिलता है एक ओवर बी माइनस ए वैसा का वैसा ही, और इस एफ बी माइनस एफ ए टर्म को हम इंटीग्रल एफ प्राइम एक्स dx लिख सकते हैं, क्योंकि इस इंटीग्रल को हल करने पर इसका जवाब और कुछ नहीं बल्कि fx होता है। और यहाँ हमारे पास a से b तक की लिमिट हैं जो fb माइनस fa होगी। तो यह fb माइनस fa ठीक इस टर्म के समान है और इसे b माइनस a से डिवाइड करने के बाद ये f प्राइम जाई के इक्वल होगा। तो अब हम और एक अजम्पशन बनाएंगे। हम मानेंगे कि यह f प्राइम f का डेरिवेटिव, यह फंक्शन इस फंक्शन g द्वारा डिनोट किया गया है। तो अब इसके साथ हमें इंटीग्रल कैलकुलस के लिए एक और मीन वैल्यू थ्योरम मिलता है। तो यहाँ f प्राइम को g से बदल दिया जाएगा और हमें यह रूल यहाँ मिलता है, इसलिए a से b और यह g x dx b माइनस a होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर b माइनस a और g जाए। तो यह क्या है, यहाँ इसका क्या मतलब है? तो अगर आप इस a से b g x dx को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो यह इस लिमिट के अंतर के इक्वल होगा। तो b माइनस ए और फिर g जाए। तो यह g यह इंटीग्रेंड a से b तक के इंटरवल में किसी पॉइंट पर लिया जाता है। तो हमें नहीं पता कि यह पॉइंट वास्तव में कहाँ है, लेकिन यह मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि यह इंटीग्रल इंटरवल के किसी पॉइंट पर g के इक्वल होगा और b माइनस ए के लिमिट के अंतर से मल्टीप्लाई होगा। तो इन दो मीन वैल्यू थ्योरम के साथ अब हम लेबनिज़ रूल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो यह रूल कहता है कि अगर हमारे पास यह इंटीग्रल u एक अल्फ़ा है, यह लिमिट्स हैं, तो यह अल्फ़ा का u दो अल्फ़ा के साथ कोई फंक्शन हो सकता है और इंटीग्रेंड दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो f x अल्फ़ा dx, तो हम यह मानते हैं कि यह अल्फ़ा का फंक्शन है क्योंकि हम इस x के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यह इंटीग्रल क्या है, यह इंटीग्रल अल्फ़ा पर निर्भर है। तो हम मानते हैं कि यह अल्फ़ा का फंक्शन है और यह रूल कहता है कि यदि ये u एक अल्फ़ा और u दो अल्फ़ा हैं तो अल्फ़ा के एक फंक्शन के रूप में यहाँ लिमिट में रखते हैं तो उनके पास अल्फ़ा के संदर्भ में कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हैं। तो अगर ऐसा है तो हम इस फाई को अल्फ़ा के संदर्भ में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम इस इंटीग्रल के डिफरेंशिएशन को ले सकते हैं। और यह रूल कहता है कि यह d ओवर d अल्फ़ा इंटीग्रल में जाएगा और हमें डेरिवेटिव मिलेगा, या इस f x अल्फ़ा का डिफरेंशियल मिलेगा। तो इस f x अल्फ़ा का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव अल्फ़ा के संदर्भ में होगा, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल्स हैं तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव अल्फ़ा के संदर्भ में होगा और यहाँ कुछ और टर्म्स भी होंगी। तो यह रूल कहता है कि हम डेरिवेटिव को यहाँ अंदर ले सकते हैं, हमें यह f का पार्शियल डेरिवेटिव अल्फ़ा के संदर्भ में मिलेगा। फिर प्लस यहाँ ऊपरी लिमिट का डेरिवेटिव है, तो हमें यहाँ u दो अल्फ़ा मिलता है, यहाँ du ओवर d अल्फ़ा है। तो डेरिवेटिव ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है क्योंकि u दो केवल अल्फ़ा पर निर्भर है। तो du ओवर d अल्फ़ा
और फिर यहाँ इंटीग्रैंड में जो एफ एक्स अल्फ़ा था, एक्स को भी यू दो अल्फ़ा से बदल दिया जाएगा और फिर माइनस। अब निचली लिमिट के लिए हमारे पास फिर से निचली लिमिट का डेरिवेटिव डी यू एक ओवर डी अल्फ़ा है। और यहाँ फंक्शन इंटीग्रैंड अब होगा, इस u का एक अल्फ़ा पर मूल्यांकन किया गया है, इसलिए उस रूल को याद रखना आसान है। जब हम इसे इस इंटीग्रल के डी ओवर डी अल्फ़ा की तरह लेना चाहते हैं तो आप इस एफ एक्स अल्फ़ा के यू दो में से एक को लेना चाहते हैं डी एक्स, तो यह इस डेरिवेटिव के इक्वल होगा और यह इंटीग्रल के अंदर जाएगा। फिर यह इंटीग्रैंड अल्फ़ा के संदर्भ में एफ के पार्शियल डेरिवेटिव की तरह बन जाएगा। यह एक टर्म है। दूसरी टर्म में ऊपरी सीमा का डेरिवेटिव होगा और इस ऊपरी लिमिट पर इंटीग्रैंड का फिर से मूल्यांकन किया जाएगा, तो इस x को u2 से बदल दिया जाएगा अल्फ़ा माइनस यहाँ फिर से ऐसा ही होता है, तो u एक निचली लिमिट का डेरिवेटिव अल्फ़ा के संदर्भ में है और फिर इंटीग्रैंड का मूल्यांकन इस u एक अल्फ़ा पर फिर से किया जाएगा। तो यह है लेबनिज़ रूल और हम इसका प्रूफ को भी देखेंगे, जो उस ज्ञान के साथ बहुत सरल है जिसे हम पहले ही डिफरेंशियल कैलकुलस पर चर्चा कर चुके हैं। हम सिद्ध कर सकते हैं कि यह डी फाई ओवर डी एल फाई के इक्वल है। तो यहाँ लेबनिज़ रूल, इसलिए हम इस इंटीग्रल को अल्फ़ा फाई अल्फ़ा के फंक्शन के रूप में लेंगे और फिर इस डेल्टा फाई को फाई के इंक्रीमेंट को डेल्टा अल्फ़ा और अल्फ़ा में बढ़ोतरी के रूप में कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास फाई अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा और माइनस फाई अल्फ़ा है। इसलिए इसके साथ हमारे पास अल्फ़ा के लिए अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा है, इसलिए यहाँ अल्फ़ा को डेल्टा अल्फ़ा से बदल दिया जाएगा। तो आपके पास u एक अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा निचली लिमिट होगी और फिर ऊपरी लिमिट u2 अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा एफ एक्स और अल्फ़ा के फंक्शन की जगह पर अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा आएगा। तो जहाँ कहीं पर भी अल्फ़ा है उसकी जगह पर अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा आएगा और माइनस यह फाई अल्फ़ा, तो फिर से समान इंटीग्रल u1 से u2 और एफ एक्स अल्फ़ा और डी एक्स। अब हम यहाँ और थोड़ा मैनिपुलेशन करेंगे, तो u1 अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा और हम कोई संख्या, यह जो वास्तव में यहाँ पर दिखाई दे रही है u1 अल्फ़ा, तो u1 अल्फ़ा तक अब हम इस इंटीग्रल को तोड़ने करने जा रहे हैं। इसलिए u1 अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा से इस नंबर u1 अल्फ़ा तक प्लस u1 अल्फ़ा से किसी अन्य नंबर u2 अल्फ़ा तक ओवर फंक्शन जो यहाँ u2 अल्फ़ा है और फिर u2 अल्फ़ा से लिमिट के अंत तक। तो हमने इस इंटीग्रल को इन तीन इंटीग्रल के योग के रूप में लिया है। तो u1 से अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा से u1 अल्फ़ा, फिर u1 अल्फ़ा से u2 अल्फ़ा और फिर u2 अल्फ़ा से लिमिट के अंत तक जहां u2 अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा है। तो यह लिमिट की प्रॉपर्टी है। यहाँ हम कई मध्यवर्ती पॉइंट्स ले सकते हैं और हम इंटीग्रल को कई इंटीग्रल्स में तोड़ सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ माइनस सिमिलर टर्म है, तो अब हम सिमिलर टर्म्स को जोड़ेंगे। तो यहाँ हमारे पास वही लिमिट है u1 अल्फ़ा से u2 अल्फ़ा, यहाँ भी u1 अल्फ़ा से u2 अल्फ़ा। तो ये दो टर्म्स हम जोड़ेंगे और फिर हमारे पास होगा इंटीग्रैंड एफ एक्स अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा और माइनस एफ एक्स अल्फ़ा। तो हम ये दो टर्म्स जोड़ेंगे और फिर हमारे पास ये दो टर्म्स भी होंगे। तो इन दो टर्म्स को जोड़कर हमें मिलेगा u1 से u2 अल्फ़ा और यह इंटीग्रैंड के बीच का अंतर एफ एक्स अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा माइनस एफ एक्स अल्फ़ा डी एक्स प्लस यह टर्म u2 से u2 अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा और यह इंटीग्रैंड माइनस, इसलिए यहाँ हमारे पास यह लिमिट है जिसे हमने उल्टा कर दिया है। तो अब u1 अल्फ़ा से u1 अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा निगेटिव साइन के साथ और एफ एक्स अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा डी एक्स। तो अब हमारे पास ये तीन इंटीग्रल्स हैं और अब हम मीन वैल्यू थ्योरम लागू करेंगे। यहाँ हमारे पास यहाँ अंतर हैं एफ एक्स अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा और माइनस एफ एक्स अल्फ़ा के बीच का। तो यह अंतर दूसरे
आर्ग्यूमेंट में अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा माइनस एफ अल्फ़ा। यहाँ हम डिफरेंशियल कैलकुलस या लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के इस मीन वैल्यू थ्योरम लागू करेंगे और इन दो इंटीग्रल्स में हम लागू करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस का मीन वैल्यू थ्योरम जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था। तो इस फर्स्ट इंटीग्रल के लिए मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करके हमें यह अंतर मिलेगा, इसलिए यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम लागू करेंगे जो कहता है कि अगर हम यहाँ डेल्टा अल्फ़ा से डिवाइड करते हैं और डेल्टा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ऐसा करेंगे, डेल्टा अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे और फिर डेल्टा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के अनुसार डेरिवेटिव अल्फ़ा के संदर्भ में होगा क्योंकि अल्फ़ा में बढ़ोतरी हुई है। तो डेरिवेटिव अल्फ़ा के संदर्भ में और एफ एक्स और यहाँ कोई पॉइंट ज़ाय जिसे हम यहाँ ज़ाय 1 कहेंगे, तो यह ज़ाय 1 यहाँ अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा के बिल्कुल इंटरवल से संबंधित है और ध्यान दें कि यह ज़ाय 0 डेल्टा अल्फ़ा पर अग्रसर हो जाता है और बाद में लिमिट प्राप्त कर जा रहा है, इसलिए यह ज़ाय 1 अल्फ़ा के पास पहुंच जाएगा जैसे डेल्टा अल्फ़ा अग्रसर हो जाता है। तो इसके साथ अब हमारे पास दूसरा इंटीग्रल है जो था u2 से u2 अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा एफ एक्स अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा dx। और अब हम फिर से इंटीग्रल कैलकुलस के मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे जो कहता है कि यहाँ चूंकि इंटीग्रल x ओवर है तो यह इस संदर्भ में किसी कांस्टेंट की तरह है। तो इंटीग्रल x ओवर है इसलिए यहाँ इस रेंज में कहीं पर एक पॉइंट होगा जो इस इंटीग्रल के लिमिट्स ओवर होगा जहाँ इंटीग्रल वैल्यू f के इक्वल होगी यहाँ किसी पॉइंट पर, तो ज़ाय इस x की जगह पर ज़ाय 2 आएगा और अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा वैसे ही होगा और फिर लिमिट्स के बीच का अंतर तो u2 और यह माइनस u2 अल्फ़ा, जहाँ अब ये ज़ाय 2 इस लिमिट से कहीं पर संबंधित है तो u2 अल्फ़ा से u2 अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा। यह इंटीग्रल कैलकुलस के लिए मीन वैल्यू थ्योरम था और अब दूसरे इंटीग्रल के लिए हम समान थ्योरम लागू करेंगे तो इस x की जगह पर कोई ज़ाय 3 आएगा। तो इस ज़ाय 3 पॉइंट पर इस फंक्शन का मूल्यांकन और इस लिमिट्स का अंतर तो u1 अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा माइनस u1 अल्फ़ा और फिर यह ज़ाय 3 इस u1 अल्फ़ा और u1 अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा के बीच है। तो यह 3 इंटीग्रल्स के जगह पर यह राइट हैंड साइड के टर्म्स आएंगे तो हमारे पास फिर से यह एक इंटीग्रल और यह 2 टर्म्स होंगे। तो यह इंटीग्रल के रूप में मूल डेल्टा फाई था और अब हम सभी को बदल देंगे। यहाँ हमने इस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को लागू किया है, फिर इंटीग्रल के लिए मीन वैल्यू थ्योरम, यहाँ पर भी इंटीग्रल के लिए मीन वैल्यू थ्योरम लागू किया है। तो पहले टर्म से हमें मिलता है, क्योंकि यहाँ हमने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को लागू किया है इसलिए हमें मिला है यह एफ अल्फ़ा और यह डी डी डेल्टा अल्फ़ा होगा। दूसरे टर्म के लिए हमने इंटीग्रल कैलकुलस के मीन वैल्यू थ्योरम लागू किया था और यहाँ फिर से इंटीग्रल कैलकुलस का मीन वैल्यू थ्योरम। ये 3 इंटीग्रल्स हैं। अब हमारे पास यहाँ नए टर्म्स हैं और हम इस हर एक टर्म्स को डेल्टा अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डेल्टा अल्फ़ा और यहाँ पर भी यह डेल्टा अल्फ़ा, यहाँ हम डेल्टा अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे और अब इस डेल्टा अल्फ़ा के साथ यह डेल्टा u2, यह u2 में बढ़ोतरी है। जब हम अल्फ़ा में डेल्टा अल्फ़ा से बढ़ोतरी करते हैं तो यह डेल्टा u2 है, यह डेल्टा u1 है। तो हम इस नोटेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ डेल्टा u2 ओवर डेल्टा अल्फ़ा, डेल्टा u1 ओवर डेल्टा अल्फ़ा और डेल्टा अल्फ़ा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अब इस इक्वेशन में हम लिमिट को पार कर सकते हैं क्योंकि डेल्टा अल्फ़ा 0 पर अग्रसर हो जाता है, इसलिए इस लिमिट को पार करने से डेल्टा अल्फ़ा 0 पर अग्रसर हो जाता है। यह डी फाई अल्फ़ा ओवर डेरिवेटिव बन जाएगा और यह पहला टर्म तो ज़ाय 1 जाएगा अल्फ़ा की ओर और हमारे पास है u1 अल्फ़ा से u2 अल्फ़ा एफ अल्फ़ा, बाकी सब समान हैं। तो यह ज़ाय 1 अल्फ़ा पर अग्रसर है जब डेल्टा अल्फ़ा 0 पर अग्रसर हो जाता है।
यहाँ हमारे पास जाय दो टर्म है और जाय दो यू दो अल्फ़ा और यू दो अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा के बीच में आता है, तो जब डेल्टा अल्फ़ा शून्य पर अग्रसर हो जाता है तो जाय दो यू दो अल्फ़ा की ओर जाएगा, और फिर यहाँ पर भी जब डेल्टा अल्फ़ा शून्य पर अग्रसर हो जाता है तो यह अल्फ़ा की ओर जाएगा, और यहाँ पर यह फिर से डेरिवेटिव बनेगा डी यू दो ओवर डी अल्फ़ा माइनस यहाँ पर वैसे ही होगा जाय तीन यू एक अल्फ़ा से यू एक अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा के बीच आता है, और जब डेल्टा अल्फ़ा शून्य पर अग्रसर हो जाता है तो यह टर्म जाय तीन हो जाएगा यू एक अल्फ़ा की ओर। तो हमारे पास है एफ और यू एक अल्फ़ा, और जब डेल्टा अल्फ़ा शून्य पर अग्रसर हो जाता है तो यह अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा अल्फ़ा होगा, क्योंकि डेल्टा अल्फ़ा शून्य पर अग्रसर हो जाता है, और यह डेल्टा यू एक ओवर डेल्टा अल्फ़ा फिर से यू एक का डेरिवेटिव हो जाएगा अल्फ़ा के संदर्भ में। तो हमने रूल पूरा किया है जो कहता है कि यह डिफरेंशिएशन इंटीग्रल साइन के तहत है, तो जब हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तब यह इंटीग्रैंड की ओर जाएगा, तो f का पार्शियल डेरिवेटिव अल्फा के संदर्भ में होगा, और यहाँ एक टर्म होगी डी यू दो ओवर अल्फा, तो ऊपरी लिमिट का डेरिवेटिव और उसी लिमिट को इंटीग्रैंड में सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, और निचली लिमिट के निचले डेरिवेटिव को माइनस करके और उसी लिमिट को फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो हम विशेष मामले का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। हम मानते हैं कि यू एक अल्फ़ा और यू दो अल्फ़ा दोनों अल्फ़ा पर निर्भर नहीं हैं, तब वे कांस्टेंट हैं। तो इस मामले में यहाँ का दूसरा और तीसरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डी यू दो ओवर डी अल्फ़ा और डी यू एक ओवर डी अल्फ़ा शून्य हो जाएंगे, और फिर हमारे पास केवल पहला टर्म बचेगा। तो अगर हमारे पास कांस्टेंट लिमिट्स हैं, हमारे पास केवल एक ही टर्म रहेगा जब हम डेरिवेटिव लेते हैं या इंटीग्रल साइन के तहत डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास केवल एक टर्म होगा, क्योंकि यह दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। या आमतौर पर हम ऐसे लिखते हैं कि इस इंटीग्रल का डी ओवर डी अल्फ़ा, यह डी ओवर डी अल्फ़ा क्योंकि इसके लिमिट्स कांस्टेंट हैं। हम इंटीग्रैंड पर जाएंगे और फिर हमारे पास होगा यह इंटीग्रल साइन के तहत डिफरेंशिएशन। तो हम इस डेरिवेटिव को इंटीग्रल में ले सकते हैं, लेकिन यह पार्शियल डेरिवेटिव की तरह होगा, क्योंकि एफ अब दो वेरिएबल्स एक्स और अल्फा पर निर्भर करता है। तो अब इस उदाहरण एक में हम देखेंगे कि इंटीग्रल शून्य से इन्फिनिटी तक tan इनवर्स ए एक्स ओवर एक्स और एक प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है पाई बटा दो एक प्लस ए का लॉगरिदमिक और ए शून्य से अधिक या इसके इक्वल है। तो ऐसे जटिल इंटीग्रल्स को कंप्यूट करने के लिए इस प्रकार इंटीग्रल के तहत डिफरेंशिएशन का विचार का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, और इंटीग्रल साइन के तहत इस प्रकार डिफरेंशिएशन के कारण यह बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम असल में इस मामले में कंसिडर करते हैं कि यह इंटीग्रल दिया हुआ इंटीग्रल ए के फंक्शन के रूप में है, क्योंकि यहाँ tan इनवर्स में ए है, तो यह फाई ए है, और शून्य से इन्फिनिटी तक tan इनवर्स ए एक्स एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स तो दिया हुआ इंटीग्रल हमने ए के फंक्शन के रूप में लिया है, और अब हम डेरिवेटिव लेंगे या हम इसे ए के संदर्भ में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन के साथ अगर हम कुछ स्पष्टीकरण या परिणाम स्वरूप मिलने वाला इंटीग्रल देखेंगे तो हम आसानी से इसे हल कर सकते हैं। तो यह उपयुक्त हो जाएगा, क्योंकि इस रूप में दिया हुआ इंटीग्रल हल करने के लिए थोड़ा कठिन है। लेकिन अगर हम यहाँ ए के संदर्भ में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर लिमिट्स को कांस्टेंट समझा जाएगा, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सामान्यतः यह लेबनिट्ज़ रूल या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल साइन जिसके रूल हमने सिद्ध किए हैं वे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के लिए वैध नहीं हैं। सामान्यतः हमें कुछ अतिरिक्त शर्तों की जरूरत होती है, लेकिन लागू होने वाले यह सभी उदाहरण और हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के लिए इस लेबनिट्ज़ रूल की उपयुक्तता के बारे में ज्यादा विवरण में नहीं देखेंगे। तो यहाँ कंसिडर किए हुए सभी उदाहरणों के लिए रूल लागू होता है। तो इन कांस्टेंट लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए हम ए के संदर्भ में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यह tan इनवर्स ए एक्स होगा एक ओवर एक प्लस स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और फिर ए के संदर्भ में इसे एक्स का डेरिवेटिव एक्स होगा। तो यहाँ न्यूमरेटर में एक्स टर्म होगा और डिनोमिनेटर में भी टर्म है, तो यह एक्स उस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो याद रखें कि
अगर हम यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मूल रूप से मिल रहा है 0 से इंफिनिटी, और यह tan इनवर्स होगा 1/1 प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। और फिर हमारे पास इस ए एक्स का टर्म है तो यहाँ x होगा, और यहाँ पहले से ही x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और फिर हमारे dx टर्म है, तो यह कैंसिल हो जाएगा और इसलिए हमें मिलेगा केवल यह 1 प्लस एक्स स्क्वायर टर्म और एक्स स्क्वायर और प्लस यह 1 प्लस एक्स स्क्वायर टर्म, तो ये दो। और अब हम यहाँ पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकते हैं, तो इस 1/1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पार्शियल फ्रैक्शंस होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और फिर इसे संतुलित करने के लिए हमें इस 1/ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर आप इस टर्म को देखेंगे तो यह है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर टर्म। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और यह होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो यह कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास होगा एक माइनस ए स्क्वायर, और इसे संतुलित करने के लिए हमें चाहिए एक माइनस ए स्क्वायर, तो यह भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमें इस इंटीग्रल का सही इंटीग्रेंड मिल जाएगा। तो यह ठीक है, तो इस पार्शियल फ्रैक्शंस के साथ और अब हम आसानी से इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इंटीग्रल है 1/x स्क्वायर जो tan इनवर्स x है, और दूसरे केस में भी हमारे पास है tan इनवर्स a x, और डिवाइड किया है तो यह होगा 1/1 माइनस ए स्क्वायर फर्स्ट इंटीग्रल tan इनवर्स x और माइनस 1/a, और यह a स्क्वायर हमें देगा a और tan इनवर्स a x, और लिमिट है 0 से इंफिनिटी। तो जब हम इस इंफिनिटी tan इनवर्स x को रखते हैं, जब यह x इंफिनिटी पर अग्रसर हो जाता है तो यह हो जाएगा π/2, और माइनस यहाँ भी यह हो जाएगा π/2, तो माइनस से π/2। और जब हम लिमिट लेते हैं, निचली लिमिट लेते हैं, x 0 पर अग्रसर हो जाती है और दोनों 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास है 1/1 माइनस ए स्क्वायर, और π/2 हम कॉमन ले सकते हैं और हमें मिलेगा 1 माइनस ए, तो यह है इंटीग्रल, और यह एक माइनस है, और यहाँ हमारे पास एक माइनस ए स्क्वायर है, तो यह भी हम कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ हमें मिलेगा 1 प्लस ए। तो हमें यह डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है कि डी फाई ओवर डी ए या फाई प्राइम बराबर π/2 और गुना 1/1 प्लस ए। तो हमें मिलता है डेरिवेटिव, और हमेशा यही प्रक्रिया रहती है जो इसे आसान बनाती है, क्योंकि अब हम आसानी से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तब हमें मिलता है फाई ए, और यह होगा ln, तो 1 प्लस ए के लॉगरिदमिक साथ π/2 और प्लस कोई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, लेकिन यह कांस्टेंट भी इसका मूल्यांकन करना आसान है, क्योंकि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह फाई ए था tan इनवर्स ए एक्स ओवर एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और फाई ए तो वैल्यू फाई 0, इसलिए 0 पर। इसलिए हम उस पॉइंट को लेंगे जहां हम जानते हैं इंटीग्रल वैल्यू आसानी से है, यह 0 से इंफिनिटी, और tan 0 है, इसलिए यह 0 होगा, इसलिए यहाँ फाई 0 है। यहाँ यह जानकारी दी गई है जिसका उपयोग हम यहाँ इस कांस्टेंट c का मूल्यांकन करने के लिए कर सकते हैं। तो इसके साथ फाई 0 के इक्वल है, तो यहाँ 0 है, और फिर ये 0 है तो 1 फिर से 0 है, इसलिए हम c प्राप्त करते हैं जो कि 0 के इक्वल है, इसलिए हमें यह कांस्टेंट मिला है 0 के रूप में, और फिर फाई ए π/2 बन जाता है 1 प्लस ए में, तो फाई इक्वल है π/2 के, और इसमें इस तरह यह लॉग इन, और 1 प्लस ए में केवल नेचुरल लॉगरिदमिक है, और यही हम सिद्ध करना चाहते हैं। हमें यह वैल्यू यहाँ लेबनिट्ज़ रूल या इंटीग्रल साइन के तहत डिफरेंशिएशन का उपयोग करके बहुत आसानी से मिला है।
तो एक और उदाहरण जहां हम 0 से इंफिनिटी पावर का मूल्यांकन करने की गणना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस अल्फा एक्स डीएक्स। इसलिए फिर से वही प्रक्रिया, हम इसे अल्फा के फाई के रूप में अल्फा के फंक्शन के रूप में लेंगे और फिर अल्फा के संदर्भ में इस फाई का डेरिवेटिव प्राप्त करेंगे। उसके साथ यह हो जाएगा माइनस साइन, इसलिए माइनस साइन अल्फा एक्स, और अल्फा के संदर्भ में यह अल्फा एक्स हमें देगा एक्स। और ठीक यही पॉइंट है, क्योंकि पार्शियल रूप से डिफरेंशिएट करना आसान नहीं था, लेकिन अब क्योंकि x यहाँ e पावर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ दिखाई दिया है, और अब हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम आसानी से इस टर्म को इंटीग्रेट कर सकते हैं और इस टर्म को अलग कर सकते हैं। हम भागों द्वारा इंटीग्रल के रूल को लागू कर सकते हैं। इसलिए ऐसा करने से हमें यह फाई प्राइम अल्फा मिलेगा। इसलिए यहाँ भागों द्वारा इंटीग्रेशन हमें यह e पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस साइन के साथ और इस माइनस साइन के साथ इसे प्लस बना देगा। तो इसका इंटीग्रल और साइन रहता है साइन अल्फा एक्स, फिर 0 से अल्फा की लिमिट और फिर माइनस साइन होगा और यह माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। हमारे पास 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक फिर से इस e पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल है, जो माइनस e पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वो, और यह साइन है, इसका डेरिवेटिव साइन अल्फा एक्स कॉस अल्फा एक्स होगा और फिर अल्फा एक्स का डेरिवेटिव अल्फा और dx होगा। तो अब हमारे पास यह यहाँ है, जब x इन्फिनिटी पर अग्रसर हो जाता है यह 0 जाएगा, और कब x 0 पर अग्रसर हो जाता है जिस वजह से साइन यह 0 हो जाएगा, इसलिए पहली टर्म लुप्त हो जाएगी। और फिर दूसरा हमारे पास यह है माइनस साइन आधे के साथ और यह e पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस अल्फा एक्स, वही इंटीग्रल जिसके साथ हमने शुरुआत की है फाई ए। तो यह माइनस अल्फा बटा 2 और यह फाई ए, तो माइनस अल्फा बटा 2 और यह फाई ए दूसरे इंटीग्रल में समान होगा। इसलिए हमें यह डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है फाई प्राइम अल्फा माइनस अल्फा बटा 2 और फाई ए के इक्वल है, जो इंटीग्रेट करने के लिए बहुत आसान है। इसलिए हम इस फाई अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड ओर ले जा सकते हैं और यहाँ डी अल्फा राइट हैंड साइड की ओर जाएगा, और इसे इंटीग्रेट करते हुए हम इस फाई अल्फा के इस लॉगरिदमिक को प्राप्त करेंगे और माइनस अल्फा स्क्वायर बटा 4 प्लस कुछ कांस्टेंट के इक्वल है। और इस फाई अल्फा तो हम एक्सपोनेंशियल को इस तरफ ले जाएंगे तो हम एक्सपोनेंशियल प्राप्त करेंगे माइनस अल्फा स्क्वायर 4 इंटू ई पावर सी, और वह ई पावर सी हम एक और कांस्टेंट मान सकते हैं। तो हमारे पास है सी ए की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बटा 4। और अब हम ध्यान दें कि यह फाई 0 तो अल्फा था ई पावर 0 से इंफिनिटी पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस अल्फा एक्स डीएक्स, तो फाई 0 होगा 0 से इंफिनिटी तक ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और वह ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स यह इंटीग्रल हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा है, और अगले लेक्चर में भी हम यह सिद्ध करेंगे कि स्क्वायर रूट पाई बटा 2 के इक्वल है। इसलिए इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल का यह वैल्यू स्क्वायर रूट बटा 2 के द्वारा, तो हम जानते हैं फाई 0, तो इसके द्वारा हम अब कंप्यूट कर सकते हैं C1, तो C1 स्क्वायर रूट पाई बटा 2 होगा, क्योंकि जब हम यहाँ अल्फा 0 रखते हैं तो ये ई पावर माइनस अल्फा स्क्वायर 4 1 बन जाएगा। हमारे पास C1 राइट हैंड साइड पर है और यह स्क्वायर रूट पाई बटा 2 होगा। तो इसका मतलब है कि 0 से इंफिनिटी तक ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस अल्फा एक्स डीएक्स स्क्वायर रूट पाई बटा 2 और ई पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बटा 4 के इक्वल होगा, जो कि इंटीग्रल की वैल्यू है जिसका हम मूल्यांकन करना चाहते हैं। इसलिए तीसरा उदाहरण फिर से बहुत सरल है। इसलिए हमारे पास यह फाई अल्फा अल्फा से अल्फा स्क्वायर के इक्वल है और एक्स डी एक्स ओवर साइन अल्फा एक्स है, और हम इस फाई प्राइम अल्फा को प्राप्त करना चाहते हैं जहां अल्फा 0 नहीं है। इसलिए यह इंटीग्रल साइन के तहत इस डिफरेंशिएट का प्रत्यक्ष एप्लीकेशन है। इसलिए यदि हम इसे इंटीग्रल चिन्ह के तहत स्वाभाविक रूप से अलग करते हैं तो हम अल्फा के संदर्भ में इस साइन अल्फा के डेरिवेटिव को लेंगे, तो कॉस अल्फा एक्स होगा, और फिर अल्फा के संदर्भ में इस अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन हमें वहां
एक्स और फिर dx प्लस उपरोक्त लिमिट का डेरिवेटिव देगा जो कि 2 अल्फ़ा है, और फिर इंटीग्रैंड में हम इस अल्फ़ा स्क्वायर को x के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसलिए हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर इस अल्फ़ा x के लिए साइन अल्फ़ा क्यूब है, और इस अल्फ़ा के डेरिवेटिव को अल्फ़ा के संबंध में माइनस करें जो यहाँ 1 है, और फिर साइन अल्फ़ा x, तो इसे अल्फ़ा द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, इसलिए साइन अल्फ़ा स्क्वायर, और फिर यहाँ अल्फ़ा। इसलिए हमने इस लेबनिज़ रूल को इस इंटीग्रल पर लागू किया है, और अब यहाँ यह x कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास यह cos अल्फ़ा x टर्म है, तो यह cos अल्फ़ा x इंटीग्रल हम अल्फ़ा पर अल्फ़ा x को अल्फ़ा स्क्वायर प्लस इस 2 अल्फ़ा तक लिमिट कर देगा, इसलिए यह अल्फ़ा भी अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा क्यूब पर 2 कैंसिल हो जाता है, और यहाँ हमारे पास अल्फ़ा पर अल्फ़ा स्क्वायर है। इसलिए अब जब हम ऊपरी लिमिट रखते हैं तो हमें अल्फ़ा बटा अल्फ़ा क्यूब यहाँ भी मिलेगा, हमारे पास 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा क्यूब ओवर अल्फ़ा है, इसलिए यह 3 टाइम्स साइन अल्फ़ा क्यूब ओवर अल्फ़ा होगा, और फिर यहाँ से यह माइनस होगा। पहली टर्म से हमें साइन अल्फ़ा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा मिलेगा, और फिर इस टर्म से भी यह साइन अल्फ़ा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा, इसलिए हमें -2 मिलेगा। तो यहाँ यह भी माइनस साइन अल्फ़ा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा साइन माइनस साइन अल्फ़ा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा, तो यह माइनस हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा स्क्वायर, और उस अल्फ़ा द्वारा डिवाइड किया गया है, इसलिए यहाँ यह इस इंटीग्रल की वैल्यू है 3 साइन अल्फ़ा स्क्वायर और -2 साइन अल्फ़ा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा, इसलिए यह लेबनिज़ रूल का प्रत्यक्ष एप्लीकेशन था। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए हमने इस लेबनिज़ रूल को सीखा है जो कि डिफरेंशिएट करने के लिए उपयोगी है। इंटीग्रल इसलिए यदि हमारे पास इंटीग्रल है और हम वहां अल्फ़ा के संदर्भ में डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, तो यह रूल कहता है कि हम इस इंटीग्रल टर्म को इंटीग्रैंड में ले सकते हैं, जिसका अर्थ है कि अल्फ़ा प्लस के संदर्भ में f का पार्शियल डेरिवेटिव होगा। ऊपरी टर्म्स का डेरिवेटिव इसलिए du 2 ओवर डी अल्फ़ा, और फिर इंटीग्रैंड में, और हमें इस x को ऊपरी लिमिट से रिप्लेस करके निचली लिमिट के डेरिवेटिव को माइनस करना होगा, इसलिए du 1 ओवर डी अल्फ़ा, और इंटीग्रैंड में हम इस x को u1 अल्फ़ा से रिप्लेस कर देंगे, इसलिए यह लेबनिज़ रूल है। ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने इन लेक्चर्स को तैयार करने के लिए किया है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।